सब्सक्राइब करें वर्ल्ड हिस्ट्री हिंदी चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी की, जिसने भारत समेत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर लंबे वक्त तक राज किया, जिसके पास लाखों की फौज थी, जिसकी अपनी खुफिया एजेंसी थी, जिसके पास टैक्स वसूली का अधिकार था, और इस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। आज दुनिया में अरबों खरबों की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे एप्पल या गूगल, मगर ये सभी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे कहीं नहीं ठहरती। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में बनाई गई थी। उस वक्त ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी थी। मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि यह कंपनी कारोबार के बजाय सरकार बन बैठी। दरअसल सर थॉमस एक खास मिशन पर भारत आया था। जिस दिन वो बादशाह जहांगीर के दरबार में पहुंचा, उस दिन बादशाह का जन्मदिन मनाया जा रहा था। बादशाह जहांगीर सोने की पत्ती चढ़ी तराजू के एक पलड़े पर सावधानी से बैठता है। दूसरे पलड़े में रेशमी थैलों में रखे सामान को बारी बारी से बदला जाता है। पहले जहांगीर को चांदी से तोला गया, फिर सोने से, बेशकीमती हीरे जवाहरातों से। उसके बाद सारे सामान को गरीबों में बांट दिया गया। बादशाह के दरबार में ये सब देखकर थॉमस हैरत में था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस थैलों से बादशाह को तोला गया है, क्या सच में उसमें सोना, चांदी या जवाहरात हैं, या फिर पत्थर ही भरे हुए हैं। आज से 400 साल पहले ये बातें थॉमस ने अपनी डायरी में उस समय नोट की थी। दरअसल सर थॉमस की कोशिश थी कि किसी न किसी तरह से एक समझौते पर हस्ताक्षर करवा ले, जिसके तहत एक छोटी सी ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार का अधिकार हासिल हो जाए। परंतु ये काम इतना आसान साबित नहीं हुआ और इस सिलसिले में एक मेहनती अंग्रेज राजदूत को सख्त पापड़ बेलने पड़े। लेकिन सर थॉमस ने हिम्मत नहीं हारी और वो 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद राजनयिक दावपेच और तोहफे देकर जहांगीर को तो नहीं, लेकिन वली अहमद शाहजहां से आज से ठीक 400 साल पहले अगस्त 1618 में एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाने में कामयाब रहा। मुगलों की तरफ से आज्ञा मिलने के बाद अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न तटीय शहरों में एक के बाद एक अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित करने शुरू कर दिए, जिन्हें फैक्ट्रियां कहा जाता था। इन फैक्ट्रियों से उन्होंने मसालों, रेशम और दूसरी चीजों का व्यापार करना शुरू किया, जिसमें उन्हें जबरदस्त फायदा हुआ। लेकिन जल्द ही यह मामला व्यापार तक नहीं रुका, यह बहुत आगे निकल गया। अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्रियों में बड़ी संख्या में स्थानीय सिपाहियों की भर्ती करना शुरू कर दिया। अधिक समय नहीं गुजरा कि ये फैक्ट्रियां फैलकर किले और छावनी में तब्दील हो गई। जब कंपनी की सैन्य और आर्थिक हालात मजबूत हुए तो इसके अधिकारी स्थानीय रियासतों के आपसी लड़ाई झगड़ों में शामिल होने लगे। किसी राजा को सिपाहियों के दस्ते भिजवा दिए, किसी नवाब को अपने दुश्मन नीचे करने के लिए तोबे दे दी, तो किसी को सख्त जरूरत के समय पैसा भी उधार दिया। इस जोड़ तोड़ के जरिए उन्होंने धीरे धीरे अपने पंजे तटीय इलाकों से दूर तक फैला दिए। लगातार फैलाव के इस सफर में सबसे अहम मोड़ 1757 में लड़ी जाने वाली जंग प्लासी में आया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में 3000 सिपाहियों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की 50,000 फौज को शिकस्त दी। जंग के बाद क्लाइव ने सिराजुद्दौला का सदियों से जमा किया हुआ खजाना समुद्री जहाज से लदवा कर बिल्कुल ठीक इसी तरह लंदन पहुंचा दिया, जिस तरह 18 साल पहले नादिर शाह दिल्ली की दौलत दोनों हाथों से निचोड़ कर ईरान ले गया था। लेकिन इसी दौरान बंगाल में आने वाले खौफनाक अकाल और उसके नतीजे में सूबे की 1/3 आबादी के खत्म हो जाने की खबरें इंग्लिस्तान पहुंचना शुरू हो गई थी, जिनका कारण लॉर्ड क्लाइव की पॉलिसियों को करार दिया गया। लॉर्ड साहब पर उंगलियां उठने लगी। करते करते नौबत संसद में अनुबंध पेश करने तक जा पहुंची। ये अनुबंध तो खैर मंजूर नहीं हो सका, क्योंकि उस जमाने में संसद के 1/4 के लगभग सदस्यों का खुद ईस्ट इंडिया कंपनी में हिस्सा था। बहस के दौरान क्लाइव ने समझदारी से काम लेते हुए अपनी दौलत के बारे में कहा कि मैं खुद सख्त हैरान हूँ कि मैंने हाथ इस कदर होला क्यों रखा, वरना वो चाहते तो इससे कहीं अधिक माल व सोना समेट कर ला सकते थे। लेकिन क्लाइव ने तमाम दौलत शाही खजाने में जमा नहीं कराई, बल्कि अपने लिए भी कुछ हिस्सा रख लिया, जिसकी कीमत आजकल के हिसाब से $3 करोड़ बनती है। इस पैसे से ब्रिटेन में एक शानदार महल बनवाया और व्यापक जमीनें खरीदी, जिसका नाम पलासी रखा। यही नहीं, उसने पैसे देकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बाप के लिए भी संसद की सीट खरीद ली। बाद में इसे सर का खिताब भी अता कर दिया गया। इस दौरान मुगल कुछ अपनी अयोग्यता और कुछ विदेशी हमलों से इस कदर कमजोर हो चुके थे कि वो दूर ही दूर से अंग्रेजों के रसूख को दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ते देखने के अलावा कुछ न कर सके। ऐसे में प्लासी की जंग के सिर्फ आधी सदी बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की संख्या 2.5 लाख के पार हो गई और उन्होंने बंगाल से निकलकर भारत के बड़े हिस्से पर अपना वर्चस्व कायम कर लिया। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि 1803 के आते आते दिल्ली के तख्त पर बैठा मुगल शहनशाह शाह आलम ईस्ट इंडिया कंपनी के वजीफे पर आश्रित होकर रह गया। ये बात हैरान करने वाली है कि सारा काम ब्रिटिश सरकार ने नहीं बल्कि कंपनी ने किया, जिसका सिर्फ एक उसूल था, हर मुमकिन हथकंडे इस्तेमाल करके
अपने हिस्सेदारों के लिए अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। यह कंपनी लंदन के इलाके में छोटी सी बिल्डिंग में काम करती थी और स्थापना के 1 सदी बाद तक इसके स्थायी कर्मचारियों की संख्या मात्र 35 थी। ये कहानी यूं ही चलती रही, लेकिन 1857 में कंपनी के अपने ही तनख्वाह पाने वाले सिपाहियों ने बगावत कर दी, जिसके दौरान बड़े पैमाने पर खून खराबा हुआ। इस जमाने में अखबार आम हो गए थे। इन सारी गड़बड़ियों की खबर इंग्लिस्तान तक पहुंची। होते होते कंपनी की धारणा इतनी हो गई कि आखिरकार संसद को जनता के दबाव में इस कंपनी के राष्ट्रीयकरण का फैसला करना पड़ा और भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आकर महारानी विक्टोरिया के ताज का सबसे नायाब हीरा बन गया। ईस्ट इंडिया कंपनी फिर भी कुछ साल घिसट घिसट कर जिंदगी गुजारती रही, लेकिन कब तक? आखिर 1 जून 1874 को पौने 300 साल की लंबी शान व शौकत के बाद यह कंपनी भंग हो गई। आज लंदन में लीडन हॉल स्ट्रीट पर जिस जगह कंपनी का हेडक्वार्टर था, वह बैंक की चमचमाती इमारत खड़ी है और कहीं कोई स्मृति, कोई मूर्ति, यहाँ तक कि कोई बोर्ड तक स्थापित नहीं है। न कोई जनाजा उठा, न ही कोई मजार बना। कंपनी की भले ही कोई स्मृति न हो, लेकिन उसने जो काम किया उसके प्रभाव को आज तक महसूस किया जाता है।